आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज है 8 फरवरी और 8 फरवरी साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलते हैं सेशन के अंदर, हम फटाफट हम हमारे सवालों को पढ़ लेते हैं। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उसका ठीक जवाब क्या होगा कि जाग्रेब ओपन रेसलिंग 2026 रैंकिंग एक यू डब्ल्यू डब्ल्यू रैंकिंग सीरीज थी, और इस रैंकिंग सीरीज के अंदर पहले दिन हरियाणा के किस पहलवान ने गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड जीता था सुजीत कलकल ने जीता था, अमन सहरावत ने इसमें सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है। अगर आप लोग एचपीएससी एससीएस की तैयारी कर रहे हैं, आधारशिला बैच है, आप इस बैच को एक्सेस ले सकते हैं एप्लीकेशन पे जाके। और द्रोणाचार्य बैच आपको मिलेगा फॉर सीईटी मेंस के लिए, अगर आप लोग सीईटी मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। चौथे चरण की खुदाई में राखी गढ़ी के टीला नंबर 2 से किन अवशेषों के मिलने से हड़प्पा कालीन लोगों में खान पान की जानकारी मिलती है। तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा कछुए और मछली के अवशेष, यानी कि पहले वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। राखी गढ़ी के अंदर दशदती नदी के शुष्क क्षेत्र में ये पर्टिकुलर प्राचीन क्षेत्र बसा हुआ था। 500 हेक्टेयर से ज्यादा का फैला हुआ क्षेत्र है। अभी न्यूज में इसलिए है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल रही है, खुदाई चल रही है करंट में। मन के बनाने के लिए कार्नियन भूरा लाल नारंगी रत्न, इसके अलावा सेल खड़ी चर्ट जैसे अर्ध कीमती पत्थरों का उपयोग किया जाता था। आभूषण बनाने की फैक्ट्री यहाँ पे मिली है। टीला नंबर 2 से कछुए और मछली के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी के लोग मांसाहारी थे और जलीय जीव उनके आहार का हिस्सा थे, इससे ये पता लगा है। टीला नंबर 2 से अभी रिसेंटली चूल्हा सुराही के टुकड़े सजे हुए कच्ची पक्की ईंटें और रसोई और खाने का टेबल इत्यादि ये चीजें भी मिली है यहाँ पे। और इसके अलावा जो है ना, आर्य ऐतिहासिक अगर देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो डीएनए अध्ययन में पता लगता है, खुदाई में मिले कंकालों के डीएनए से पता लगा कि यहाँ के लोग भारत के मूल निवासी थे। आर्य आक्रमण सिद्धांत यहाँ से प्राप्त यज्ञ वेदी घोड़े की मरण मूर्ति ने आर्यों के बाहर से आने के मिथक को चुनौती दी है, क्योंकि ये अवशेष वैदिक परंपरा की ओर संकेत दिखाते हैं। वैसे इसकी सबसे पहली जो खुदाई हुई थी वो 1968-69 के टाइम पे डॉक्टर सूरजभान जी के द्वारा, इसकी मतलब खुदाई तो नहीं कहूंगा, तो सूरजभान जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। खुदाई तो 1997-98 में प्रोफेसर अमरेंद्र नाथ जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। यहाँ पे टीला नंबर 1 जिसकी ऊंचाई लगभग 14 मीटर के आसपास है, सबसे ऊंचा टीला मानते हैं इसको। टीला नंबर 2 से अभी चूल्हा कच्ची पक्की ईंटें कछुए मछली के अवशेष मन के ये मिले हैं। टीला नंबर 3 से जानवरों की हड्डियां मिली है। और टीला नंबर 2 से पता लगा है कि शिल्प और खान पान का केंद्र था। जानवरों की हड्डियां मतलब पशुपालन या शिकार के साक्ष्य मिले हैं। ये सबसे बड़ा सेंटर है, और ये अभी रिसेंटली टीओ एटीओ का पेपर हुआ था उसमें भी आया था, और आने वाले और भी पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखना इसे। मानसिक रूप से बीमार और असहाय व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए प्रत्येक जिले में मॉडल ग्रुप होम स्थापित करने को लेकर हाल ही में किस न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। तो इसका ठीक आंसर रहेगा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, यह कानून मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए अधिकारों की रक्षा करता है। इसके तहत राज्यों का यह कानूनी दायित्व है कि वह मानसिक रोगियों के लिए ग्रुप होम्स और अन्य सुविधाएं दे। आर्टिकल 21 न्यायालय के अनुसार गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों पर भी समान रूप से लागू होता है। मॉडल ग्रुप होम क्या है सर? ये एक ऐसी आवासीय सुविधाएं हैं जहां मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को रखा जाता है, और जो अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद में अपने परिवार के पास में नहीं जा सकते हैं, जिन्हें निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है। अब क्या होता है कई बार ना, जैसे हॉस्पिटल में कोई आदमी का ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन होने के बाद में उसको, वैसे तो हॉस्पिटल से तो छुट्टी मिल गई है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि उसको मॉनिटरिंग की लगातार जरूरत होती है। तो ये ऐसे जगह है जहाँ पे, अब देखो क्या होता है कि ये नॉर्मल ऑपरेशन की बात नहीं हो रही है, अभी किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ, हाथ का हुआ, पाँव का हुआ, वो अलग चीज है। मेंटल हेल्थ जो है ना उसकी, बहुत लंबे टाइम के बाद दिमाग, मैं बहुत बार कहता हूँ, एक पल में ये खराब नहीं होता है।
और खराब होता है कई सालों से, धीरे 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 धीरे। और फिर ये खराब होगा तो ठीक भी एक पल में नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक दवाई खा ली और ठीक हो गई। ये लंबे, बहुत लंबा प्रोसेस के बाद में ठीक हो पाता है, तो उसको लगातार मॉनिटर करना पड़ता है। इसके लिए फिर उसको मेडिकल नीड होती है। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरत होती है मनोवैज्ञानिक पुनर्वास की, सुरक्षित आवास की, व्यावसायिक प्रशिक्षण की उसको जरूरत होती है। सेक्टर 31 में 90 व्यक्तियों की क्षमता वाला ग्रुप होम बनाया जा रहा है फिलहाल। हरियाणा सरकार की तरफ से नियम केंद्र से मंजूर, लेकिन राज्य में जो है ना नोटिफाई तो अभी नहीं हुआ है। 4 सप्ताह के भीतर नियमों को अधिसूचित करने के लिए और रिपोर्ट पेश करे, ऐसे कोर्ट के आदेश है। पंजाब सरकार के लिए नियमों का मसौदा ड्राफ्ट केंद्र के पास में पेंडिंग है। केंद्र सरकार ने 6 सप्ताह के भीतर पंजाब के नियमों का अंतिम निर्णय ले, ऐसे कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देश दिए हैं। और सेक्टर 31 में ग्रुप होम की आधारशिला रखी जा चुकी है। अन्य राज्यों को भी इसी तर्ज पर हर जिले में व्यवस्था करने के लिए कहा है कोर्ट ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप लोग। हरियाणा में नया मुर्गी फार्म खोलने के लिए अब कितने दिनों के भीतर स्वीकृति दिए जाने का प्रावधान किया गया है? टोटल 60 दिनों के अंदर ही। पशुपालन विभाग की 7 सेवाओं को अब टाइम बाउंड किया गया है। एक तो नया मुर्गी फार्म खोलते हैं तो उसको 60 दिन के अंदर परमिशन मिल जाएगी। इसके अलावा लोन फॉर कैटल्स है, देसी गाय और मुर्रा भैंस खरीदने के लिए लोन लेने की समय सीमा है 180 दिन है। इसके अलावा फाइनेंशियल सब्सिडी, जैसे हाईटेक डेयरी खोलना चाहते हैं या अनुसूचित जाति पशुधन इकाई लेके आना चाहते हैं, मतलब गाय भैंस लेके आना चाहते हैं, सुअर है, भेड़ बकरी पालन के लिए, उनको 100 दिन के अंदर ही फाइनेंशियल सब्सिडी मिल जाएगी। हरियाणा में मिल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं तो राष्ट्रीय योगदान देश के कुल उत्पादन का 36% हिस्सा लगभग हरियाणा से ही निकल के आता है। राज्य में लगभग 125,42,000 मिलियन टन दूध का उत्पादन हो रहा है। और पशुपालकों को सीधा लाभ देने के लिए प्रत्येक गांव में सहकारी समितियां खोलने पे विचार है। अच्छा, आप मुझे बताना, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता अब हरियाणा की कितनी है? पहले 1105 ग्राम थी, अभी इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, कितना हुआ है कोई बता सकता है कमेंट में? याद है तो बताओ। इसके अलावा जो है ना जीनोमिक चिप है, नस्ल सुधार और वैज्ञानिक शोध के लिए पशुओं में चिप लगाने का भी काम स्टार्ट किया गया है। ये चिप पशुओं की बीमारी और शारीरिक परिवर्तन की रियल टाइम जानकारी देने वाली होगी। इसके अलावा नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन कार्यक्रम के चलते हुए मुंह पका खुर पका रोग का फ्री में टीका लगवाया जा रहा है। और इसके अलावा मोबाइल वेटनरी क्लिनिक है, हरियाणा में 70 मोबाइल पशु क्लिनिक संचालित है। ये मोबाइल क्लिनिक का मतलब है एक वैन होती है जो घर में आके या गांव में आके यहाँ पशुओं का इलाज करती है या चेकिंग करती है, कोई भी अगर उनको रोग है तो। हरियाणा में खरीफ दालों के रकबे में वृद्धि के संबंध में हाल ही में जानकारी किसने दी है? तो इसकी जानकारी श्याम सिंह राणा, यानी कि हरियाणा के कृषि मंत्री जी के द्वारा दी गई है। अब इसकी जानकारी दी क्या है सर? हरियाणा में खरीफ दालों का रकबा 2022-23 के 70,000 एकड़ से बढ़ के 1 लाख एकड़ का हो गया। ये दिखाता है कि हरियाणा में किसान पारंपरिक फसल गेहूं धान से हटकर दलहन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सम्मेलन का नाम क्या है? राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के राष्ट्रीय परामर्श और रणनीतिक सम्मेलन है, और ये सीहोर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विभाग की तरफ से। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा इसके प्रमुख व्यक्तित्व थे। और मृदा के स्वास्थ्य की अगर बात करता हूँ, मतलब अगर आप दलहन की फसलों को खेतों में लगाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है। मतलब इन फसलों के अंदर कभी भी हमें यूरिया, ये खाद वगैरह नहीं डालनी पड़ती है। इसके अलावा बदलते मौसम में ये फसलें टिकाऊ और लचीला विकल्प मानी जाती है। लागत भी बहुत ज्यादा नहीं होती है जितनी अन्य फसलों की होती है। हरियाणा भारत का पहला राज्य है जो कि 24 फसलों पे एमएसपी पे सारी फसलों को खरीद रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राज्य सरकार एवं तकनीक तक पहुंच, देखो हरियाणा के अंदर ना वैल्यू एडिशन है, मार्केटिंग बोर्ड है, ट्रिपल पी है, उन सब पे हरियाणा सरकार की पॉलिसी चल रही है ताकि किसानों को उनकी फसलों का अच्छा लाभ मिल सके। 16वें वित्त आयोग 2026 से 31 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा को राज्यों के बीच कितना परसेंटेज हिस्सा मिला है? तो ये होगा 1.36%। है क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद कर लेना आप लोग। पिछली बार से थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा है, 16वें वित्त आयोग का 17.61% है। 15वें
और इसमें थोड़ी गिरावट आई यूपी के लिए, तो 17.94 था पहले वाले में, तो बल्कि 15वें में। तो बिहार है उसमें भी कमी की गई है, कर्नाटक है उसके अंदर बढ़ा है, हरियाणा का भी बढ़ा है, पिछले में लगभग 1.08 से था, इस बार के लिए 1.36% के अराउंड है। ये पहले तो वित्त आयोग क्या होता है, देखो वित्त आयोग ना, भारत में दो लेवल की सरकार है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकारें होती है। अब लेकिन टैक्स ज्यादातर केंद्र सरकार वसूलता है, तो अब खर्चा किस पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, पुलिस पे, वेलफेयर पे ज्यादातर खर्च कौन करता है, राज्य करता है। तो इस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए फाइनेंस कमीशन बनाया था, और ये आर्टिकल 280 के अंडर आता है, हर 5 साल के अंदर एक फाइनेंस कमीशन आता है। अभी 16वां वित्त आयोग जो है ना, इसके अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया, इनका कार्यकाल 2026 से 2031 के बीच में है। और रिपोर्ट संसद में रखी गई थी बजट 2026 से 27 के साथ में ही। 16वां वित्त आयोग क्या कहता है, अब राज्यों को पैसा सिर्फ जरूरत के आधार पे नहीं, बल्कि अच्छा काम करने और नियम मानने के आधार पे मिलेगा। मतलब इसी को ही कहा गया है बेसिकली एक कॉम्प्लाइंसेस ड्रिवन फिस्कल फेडरलिज्म। पहले क्या होता था, गरीब है तो ज्यादा पैसा ले लो, अब क्या होगा, परफॉर्म अच्छा करो प्लस डिसिप्लिन रखो, तो फिर पैसा ज्यादा ले लो आप लोग। के अंदर जितना पैसा जितना टैक्स वसूलता है उसका कितना परसेंटेज राज्यों को देता है, वो चीज हम लोग वर्टिकल डेवोल्यूशन में पढ़ते हैं। अब 41% टैक्स राज्यों को मिलेगा, 15वें फाइनेंस कमीशन जितना ही है ऑलमोस्ट। और इसके लिए सेस और सरचार्ज इसमें शामिल नहीं होते हैं, मतलब केंद्र सरकार ज्यादा सेस लगाएगा और राज्यों को मिलने वाला पैसा अपने आप कम हो जाएगा फिर। हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन का मतलब होता है कि अगर मान लो 100 रुपए टैक्स आया, तो 41 रुपए राज्यों को मिलने वाले हैं। और ये यहाँ पे बेसिकली इनकम डिस्टेंस है, जैसे जो राज्य गरीब है उनको लगभग 42.5% है। 2011 की आबादी ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग, तो उनको 17.5% है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, उनको लगभग 10% है। एरिया अकॉर्डिंग 10% दिया गया। फॉरेस्ट इकोलॉजी के लिए, जहाँ पे जंगल ज्यादा है वहां पे 10%। जीडीपी में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको 10%, ये इस बार ही नया ऐड किया गया है वैसे। और इसके अलावा जो ना, बिहार यूपी जैसे राज्यों की इनकम कम है, इसलिए उन्हें ज्यादा हिस्सा मिलता है। यही इक्विटी प्रिंसिपल है, गरीब को ज्यादा मदद। और ज्यादा लोग जहाँ पे हैं तो उनको भी ज्यादा पैसा चाहिए होता है। ठीक है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, मतलब बच्चे कितने पैदा हुए हैं उसके आधार पे 1971 से 2011 तक पॉपुलेशन ग्रोथ जिन राज्यों में हुई है, या जिन राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, जैसे केरल, तमिलनाडु है, उनको रिवॉर्ड भी मिलता है। और अब इस रिवॉर्ड को धीरे धीरे कहते हैं कम करेंगे, यहीं से दक्षिणी राज्य नाराज भी हो रहे हैं कि हमें पहले रिवॉर्ड मिलता था, अब क्यों नहीं मिलेगा। जंगल जिन्होंने ज्यादा बचाए हैं उनको नेशनल सर्विस कंपनसेशन मिलना चाहिए। अब ओपन फॉरेस्ट भी गिने जाएंगे भारत के राज्यों में। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ऐसा पहली बार हुआ है जो देश में राज्य की मतलब जो राज्य देश की जीडीपी में हिस्सा ज्यादा दे रहा है उसको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब इंडस्ट्रियल स्टेट खुश है, तो पुअर प्लस साउथर्न स्टेट जो है ना, इसमें नाखुश है भी। इसके अलावा फिस्कल डिसिप्लिन है, आयोग बहुत सख्त इसलिए है क्योंकि जरूरत से ज्यादा उधार ना ले और खर्च कंट्रोल रखे राज्य। फिस्कल डिफिशिट जो है ना, वो 3% से कम या इसके बराबर हो जीएसडीपी के। जैसे बजट बोरोइंग जो है ना, पूरी तरीके से बंद कर दिया। तो फूड सब्सिडी को लेके लोन लेके जो है ना, छुपा के चलना, बिजली सब्सिडी इत्यादि देना, फ्री में बिजली देना, ये सब अब बंद हो जाएगा। तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंडर आता है आपका। और ये फाइनेंस कमीशन एक क्वांसी जुडिशियल बॉडी है, इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसके अंदर 4 मेंबर होते हैं, चेयरमैन प्लस में 4 मेंबर होते हैं इसके अंदर। और इंक्लूडिंग एंड हाई कोर्ट जजेस, जो कि अपॉइंट करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ये और इनकी क्वालिफिकेशन डिसाइड की जाती है बाय पार्लियामेंट की तरफ से। और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, जैसे अभी आपका 26 से 31 तक के लिए चलेगा, यही इनका टेन्योर रहता है फिर आपका। तो ये टैक्स जो प्रोसीजर्स होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, जो इम्बैलेंसेस होता है, ग्रांट देना होता है, कंसोलिडेटेड फंड होता है स्टेट का, इन सभी पे निगरानी रखना इसी का ही काम है। पहले फाइनेंस कमीशन के सी नियोगी थे, दूसरे जो बने थे वो के नाथन जी बने थे। 15वें एन के सिंह, और 16वें अभी अरविंद पनगड़िया जी है, याद रखना आप लोग। हर 5 सालों के बाद में आर्टिकल 243 के अकॉर्डिंग ये गठित किया जाता है। रिव्यू करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, स्टेट जो फाइनेंस कमीशन होता है वो।
तो ये तो आपको सब याद रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल 280 वित्त आयोग का गठन है। 270 में केंद्र और राज्यों के बीच में टैक्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 275 में ग्रांट से संबंधित है। 279 में जो है नेट प्रोसीड की गणना है, ये कैग के द्वारा प्रमाणित है एक्चुअली। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि रोहतक की दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में 25वां भारत रंग महोत्सव, जिसको भारंगम है, ये किस अवधि में आयोजित किया जाएगा, ये बताना मुझे आप लोग। और एक बताना मुझे, इस यूनिवर्सिटी के नए वीसी बने हैं, उनका नाम क्या है, वो भी बताना। ठीक है, शुक्रिया भैया।